नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं, साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ बिटवन मजूमदार है, bmazumdar.com के अनुज गुप्ता हैं, IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट है कमोडिटी एंड करेंसी के रविंद्र राव हैं, VP हेड कमोडिटीज हैं कोटक सिक्योरिटीज से। अब तीनों ही मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। आगे हमारे साथ अजय जैन साहब होंगे, जो गेहूं एक्सपोर्टर है, एग्री मार्केट के कई ग्रेन्स के ट्रेडर भी हैं। साथ ही महेश पलावत होंगे, जो स्काईमेट से होंगे, जिनसे मौसम के बारे में क्या नया अनुमान है, क्या आगे कुछ मॉनसून की चाल रह सकती है, तमाम अपडेट उनसे लेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। सबसे पहले गोल्ड की अगर बात करें तो रेंज में इस हफ्ते की भी शुरुआत रेंज बाउंड ट्रेड के साथ हुई है। 50,600 के आसपास MCX गोल्ड कारोबार कर रहा है। हल्की कमजोरी यहां पर दिख रही है, लेकिन चांदी 400 रुपए तक कमजोर है। 54,750 रुपए के आसपास MCX पर कारोबार हो रहा है। क्रूड की बात करें तो यहां पर लगातार चौथे दिन गिरावट है। $102 तक फिसल गया है ब्रेंट क्रूड का भाव। और नेचुरल गैस, जहां पर मांग से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, 666 रुपए के आसपास MCX पर नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। कॉपर की बात करें तो 0.5% की गिरावट यहां पर दिख रही है, 625 रुपए के नीचे आ गया है। एग्री मार्केट की चाल की अगर बात करें तो मेंथा ऑयल, जहां पर सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई यहां पर बढ़ गई है, उससे यहां पर ऊपरी स्तर पर दबाव है। जो तेजी की उम्मीद लगाई जा रही थी, वो तेजी यहां पर अब कम होती दिख रही है। कॉटन, बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, हालांकि आज तेजी भी यहां से इस खबर से सपोर्ट लगातार मिल रहा है। 45,000 के ऊपर जुलाई का वायदा MCX पर ट्रेड कर रहा है। 300 रुपए से ज्यादा की तेजी आज दिख रही है। हल्दी मुनाफा वसूली यहां पर हावी है, 7,650 के आसपास कारोबार हो रहा है। जीरे की बात करें तो यहां पर भी कमजोरी ही है, 23,500 रुपए के नीचे NCDX पर कारोबार हो रहा है। धनिया दायरे में कारोबार हो रहा है, 11,750 रुपए तक धनिया का वायदा फिसल चुका है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं व्हीट को लेकर। एक खबर वीकेंड में ये आई कि रूस और यूक्रेन में UN की पहल से एक डील हुई है, जिसके तहत अब यूक्रेन से भी अब ग्रेन का एक्सपोर्ट शुरू हो पाएगा। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय जैन साहब हैं, गेहूं ट्रेडर है और कई और सारे ग्रेन्स के भी ट्रेडर हैं और एग्री एक्सपर्ट भी है। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अजय जी, क्या लग रहा है रूस यूक्रेन में जो जिस बात को लेकर डील हुई है, क्या इस डील से गेहूं का एक्सपोर्ट बढ़ेगा यूक्रेन से? निश्चित तौर पे बहुत समय से इसका इंतजार हो रहा था और काफी प्रयास भी हो रहे थे। इस डील से जरूरतमंद देशों को काफी मदद मिलेगी ग्रेन्स का एक्सपोर्ट यूक्रेन से बढ़ाने में। अब प्रश्न यह है कि इस डील से किसको क्या मिला। तो विश्व को इससे अतिरिक्त 50 से 60 मिलियन टन अनाज की आपूर्ति यूक्रेन से की जा सकेगी, अगर ये डील संपूर्ण होती है। तो रशिया को इससे क्या मिल रहा है या रशिया इसके लिए क्यों तैयार हुआ है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। पर हो सकता है अपनी घटती साख जो विश्व में उसकी घट रही है, उसके कारण या जरूरतमंद देशों को इससे लाभ हो रहा है, इसके कारण रशिया इसके लिए राजी हुआ है। ओके UN और सर, दूसरी खबर एक ये भी थी कि रूस में भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन का अनुमान है और कम एक्सपोर्ट टैक्स से वहां से भी सप्लाई तेजी से बढ़ने का अनुमान है ग्लोबली। तो क्या लग रहा है, इससे कीमतें काफी तेजी से नीचे आएंगी, गेहूं की कीमतें? देखिए, गेहूं की कीमतें इस डील होने की खबर के बाद से ही सिबॉट में 5 से 6% तक घट गई थी, लेकिन चूंकि विश्व को इस डील पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए कल जैसा कि हमने देखा कि रशिया ने वापस यूक्रेन के पोर्ट्स पे मिसाइल अटैक किया, तो सिबॉट उसके कारण दोबारा से 2-2.5% अभी अप चल रहा है। तो विश्व में इस डील से कीमतों को नियंत्रित करने में जरूर सफलता मिलेगी, लेकिन अभी इस पे पूरा विश्व सहमत नहीं है कि ये डील संपूर्ण हो पाएगी। चलिए सर, लेकिन अब घरेलू बाजार की बात कर रहे थे, क्या घरेलू बाजार में आपको लग रहा है इन खबरों का असर होगा और भाव यहां पर भी कुछ और नीचे आ सकते हैं? नहीं, इन खबरों का घरेलू बाजार पे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भारत में गेहूं के बाजार का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है और जैसा हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट बैन
होने के बाद से अभी तक भी भारत ने जो अपने सरकार की अनुमति से जो एक्सपोर्ट किया है वो 20 लाख टन के करीब और अतिरिक्त कर चुका है। और बाकी भारत में भी इसकी सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए भारत में मुझे नहीं लगता कि इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट कोई होगा, क्योंकि ना तो हमारा गेहूं यहाँ से बाहर जा रहा है, ना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सर, अब मौजूदा स्थिति की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में यूक्रेन से ग्रेन्स या बाकी चीजें क्या एक्सपोर्ट शुरू हो रही है बाई रोड, या अगर ब्लैक सी के जरिए बंद है तो? नहीं, बाय रोड और से तो चल ही रहा था। अभी ये जो डील के बाद से करीब करीब जो 22 मिलियन टन वहां पे ग्रेन स्टक था यूक्रेन के पोर्ट्स पे, उसके तुरंत निकलने की संभावना बन रही है, और इससे काफी मदद विश्व में जो खाद्यान्न की स्थिति है उससे निपटने में मिलने वाली है। सर, सनफ्लावर ऑयल के एक्सपोर्ट की वहां से क्या स्थिति है यूक्रेन से? सनफ्लावर ऑयल के एक्सपोर्ट की भी वहां से दूसरे मीन्स से तो चालू है, लेकिन ब्लैक सी से अभी वो स्पष्ट नहीं है कि किस तरह से किया जाने वाला है। लेकिन चूंकि सनफ्लावर ऑयल की कीमतें वहां से बहुत अपने यहाँ पे इर्रिलेवेंट है, इसलिए इंडिया के बाजार पे उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट अभी नहीं पड़ने वाला है। शुक्रिया जैन साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, क्या आगे क्या स्थिति है, किस तरह से ये डील आगे फ्रुक्टिफाई होती है, किस तरह से इसका फायदा मिलता है, और रूस के साथ डील को लेकर भी संशय की स्थिति है, तो आगे इसमें कुछ बताओ। यही वजह है कि गेहूं की कीमतों में आज शिकागो फ्यूचर्स में वापस से तेजी दिख रही है। 3% के आसपास की फिलहाल यहां पर तेजी दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर है, वो है खरीफ बुआई को लेकर। खरीफ बुआई को लेकर जो अब तक के जो नंबर आए हैं वो बेहतर आ रहा है, लेकिन पैडी बुआई यानी धान की बुआई को लेकर अभी भी चिंता है। पिछले साल के से अब तक धान की जो बुआई है करीब करीब 19% कम है। और मॉनसून की अगर ताज़ा स्थिति की बात करें तो कई सारे ऐसे राज्य अभी भी हैं जो मेजर स्टेट्स हैं धान को लेकर, वहाँ पर बुआई की स्थिति दिक्कतें हैं। वहाँ पर मॉनसून का जो सरप्लस होने की बजाय बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। यूपी की अगर बात करें तो सामान्य से 55% अब तक कम बारिश हुई है। झारखंड की बात करें 51% कम बारिश। बिहार में सामान्य से अब तक 44% कम बारिश हुई है, और पश्चिम बंगाल में सामान्य से 28% कम बारिश हुई है। महेश पलावत साहब है हमारे साथ स्काईमेट से। महेश जी, क्या लग रहा है, इन राज्यों में उस तरह की रिकवरी नहीं दिख रही है? हालांकि आपने बताया था कि 20-22 तारीख से वहां पर बारिश शुरू हो जाएगी, शुरू भी हुई, लेकिन वो बहुत ही लाइट टू मॉडरेट रेन ही थी। क्या वहां पर मॉनसून में रिकवरी आएगी, क्योंकि वक्त अब धीरे धीरे काफी बीतता जा रहा है? हाँ विश्वमोहन जी, अभी जो हमने देखा था कि यूपी और बिहार में बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, और 20-21 तारीख से बारिश शुरू हुई है, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई है। उसका कारण यह है कि जैसे ही ट्रफ नॉर्थ में आई, उसके बाद फिर से सेंट्रल इंडिया में पहुंच गई, और अभी गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस इलाके में बहुत ज्यादा भारी बारिश हो रही है। लेकिन दिल्ली से लेकर के जो भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार है, यहाँ पर हल्की बारिश अगले 2 दिनों तक रहेगी। 28 तारीख से एक बार फिर पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी, और 28 से 30-31 तारीख तक बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। तो क्या ये जो डेफिसिट है ये खत्म हो जाएगी, और इन बचे हुए समय में क्या धान की बुआई की भी जो डेफिसिट है वो भी खत्म होगी? देखिए, धान की बुआई तो अब हो जाएगी क्योंकि बारिश होने वाली है, लेकिन बहुत ज्यादा क्योंकि बारिश तो काफी अच्छी है, लेकिन जो डेफिसिट है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो पूरी तरह से डेफिसिट तो अभी इस स्पेल में खत्म नहीं होगा, लेकिन अगस्त का महीना भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ला नीना कंडीशन अभी बनी हुई है, और उसके बाद न्यूट्रल कंडीशन भी आएगी, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मानसून के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। तो अगस्त का महीना काफी अच्छा रहने वाला है। तो ये जो शुरुआती दौर में ये बारिश जो होगी, जो ये हम कह रहे हैं कि 28 से लेकर के 31 या 1-2 अगस्त तक रहेगी, और उसके बाद भी स्पेल होते रहेंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगस्त में जाकर के मानसून सामान्य हो जाएगा इस इलाके में। ओके, यानी इन इलाकों में भी सामान्य स्थिति होगी, अगस्त की बारिश होगी, वहां पर जबरदस्त रिकवरी की उम्मीद पलावत सर कर रहे हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो बुआई को लेकर एक और स्थिति आपको बता दूं कि दलहन और तिलहन में सरप्लस की स्थिति तो आ गई। जो बुआई है पिछले साल के मुकाबले 6.5% दलहन की बुआई ज़्यादा हुई है, तिलहन की बुआई 5.5% ज़्यादा हुई है, लेकिन दलहन में
तुअर का रकबा पिछले साल से अब भी 20% कम है। तिलहन में मूंगफली की बुआई काफ़ी कम हुई है। तो ये कुछ मेजर अपडेट्स है। चलिए अब वायदा बाजार की ओर लौटते हैं और बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। हमारे तीनों ही मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले क्रूड की बात कर लेते हैं कि क्रूड में आज फिर से गिरावट दिख रही है, करीब 1% नीचे $102 तक फिसल गया है। ये लगातार चौथा कारोबारी दिन है जहां पर क्रूड पर दबाव है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है क्रूड में, क्या $100 के नीचे आज फिसलेगा फिर से ब्रेंट? थोड़ा वीकनेस लग रहा है विश्व मोहन जी मेरे हिसाब से। अगर आप ओवरऑल क्रूड का व्यू देखें तो एक बहुत ही ब्रॉड रेंज है। अगर एमसीएक्स की बात करें तो 8,300 8,400 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और नीचे के लेवल्स में 7,300 7,400 से couple of times रिवर्स हुआ है। तो अगेन इट इज नियरिंग दैट सपोर्ट लेवल। मिक्स्ड फंडामेंटल्स है, कोई मेजर कोई चेंज नहीं है फंडामेंटल्स में। तो मेरे हिसाब से ये रेंज बाउंड मूव जो है वो कंटिन्यू रहेगा until unless there is any मेजर ट्रिगर प्राइस के लिए। तो मुझे लगता है कि इमिडिएटली 7,400 7,380 तक के लेवल्स पॉसिबल है। हो सकता है कि वहां पे फिर से एक बार बाइंग आए, लेकिन जब तक कि ये रेंज होल्ड है आई थिंक ये रेंज में ही ट्रेड करेगा। ये रेंज ब्रेकआउट अगर होता है या ब्रेकडाउन होता है तो आई थिंक हमें एक डायरेक्शन मिल सकता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये जो रेंज है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। नाइमेक्स की बात करें तो $102 $103 ऑन द अपर बाउंड और लोअर बाउंड देखे तो $92 से $90 का। ओके, यानी यहाँ से हल्की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन एक रेंज में रहेगा, तो उस रेंज में भी आपको ट्रेड करना है। लेकिन आज के लिए 7400 से लेकर 7,380 नीचे की तरफ का टारगेट दे रहे हैं रविंद्र जी। अनुज जी, आपको क्या लगता है क्रूड में यहाँ से? विश्वमोहन जी गुड मॉर्निंग। देखिए क्रूड में अगर हम देखें तो एक ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनी है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। मूविंग एवरेज भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर शो कर रही है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नेगेटिव है। वहीं अगर हम बात करें फंडामेंटल साइड तो जिस तरीके से कुछ सप्लाईज बढ़ने की बात हमने देखी है उसकी वजह से हमें लगता है कि जो भी ट्रेंड बना है थोड़ा सा नेगेटिव है क्रूड का, और हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक डाउन साइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में $95 से लेकर $92-90 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एमसीएक्स से अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में 7,000 से लेकर 6,800 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर हमारा बिकवाली का ही कॉल रहेगा। करीबन 7,600 के आसपास बिकवाली करें। 7,800 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 7,200 तक देखने को मिल सकता है। तो सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। लास्ट वीक हमने नेगेटिव ट्रेंड देखा था। हमें लगता है कि अभी क्रूड और के अंदर एक नेगेटिव ट्रेंड है जहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। यानी नेगेटिव ट्रेंड है तो यहाँ पर बिकवाली के साथ ही आप काम कर सकते हैं। आप भी सहमत है बिटवन? आपको भी लग रहा है बेचकर ही आज जाना चाहिए? और ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या आपके पास? नहीं, मैंने जो अभी फिलहाल के लिए जो व्यू है एकदम वेरी शॉर्ट टर्म में, वो मुझे लग रहा है थोड़ा रेंजिंग हो सकता है। बिकॉज अभी फेड का जो मीटिंग है वेडनेसडे तक और मार्केट उस तरह से काफी हद तक प्राइसिंग भी कर रहा है, तो लेकिन फिलहाल तो एक्टिविटी थोड़ा म्यूटेड हो सकता है। तो इसलिए जो रेंज है फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है नीचे लेवल से थोड़ा सा मॉडरेट रिकवरी हो सकता है। लेकिन अनुज का जो व्यू है लॉन्ग टर्म में 6,800 या 6,500 का जो भी टारगेट है वो पॉसिबल है गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बॉटम लेवल से मार्केट रिकवर हो सकता है। और अगर मैं फ्यूचर्स के हिसाब से जाता हूं तो मैं 7430 के आसपास बाय करने के लिए इंट्राडे और 7350 के नीचे स्टॉप लगा के 7580 7600 का टारगेट देखने के लिए कोशिश करूंगा। और यहाँ पे अभी ऑप्शंस में मोस्टली अभी क्या होगा, रेंज बाउंड मार्केट है तो मोस्टली यहाँ पे ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटेजी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं फ्यूचर्स पे जाना चाहूंगा और नीचे लेवल पे रेंजिंग मार्केट में प्रेफरेबली ऑन द बाय साइड पे करूंगा। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वेट करता हूं तो मुझे वेट करना पड़ेगा थोड़ा पुल बैक में बेचने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं नीचे लेवल के लिए इंट्राडे में बाय के लिए सोचूंगा। यानी इंट्राडे के लिए कॉल है और आपको यहाँ पर खरीदारी की ही सलाह दे रहे हैं। बिटवन को लग रहा है कि यहाँ के नीचे लेवल लोअर लेवल पे बाई करके ही आज क्रूड को जाना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। हालांकि गोल्ड रेंज में है लेकिन चांदी 400 रुपये तक कमजोर है। रविंद्र जी, चांदी में क्या लग रहा है यहाँ से? जी आई थिंक गोल्ड सिल्वर दोनों ही एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक करेक्टिव मूव दिखे। तो मेरे हिसाब से अगर बाई करना है तो या तो ब्रेकआउट पे बाई करना चाहिए। जैसे चांदी में ब्रेकआउट अराउंड 55,400 55,500 पे है। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स में अच्छा खासा ट्रिपल टॉप बना है क्लोज टू 50,900। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो 251 300 तक प्राइसेस आ सकते हैं।
MCX जो लोअर लेवल पे मेरे हिसाब से एक बारी गोल्ड में 50,400 से 50,430 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। आई थिंक दैट वुड आल्सो बी अ गुड बाइंग जोन। और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो जो स्पॉट गोल्ड है वो 1720 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर 1720 के ऊपर इसका क्लोजिंग आ जाता है फिर से, तो पॉसिबिलिटी है कि 1740 1745 तक जाए। हमें इस वीक में फेड का मीटिंग का एक क्लोज वॉच रखना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो 75 बेसिस पॉइंट्स का ही है, बट अगर कोई सरप्राइज आया तो दैट माइट इम्पैक्ट। तो मेरे हिसाब से फेड के मीटिंग तक हो सकता है कि थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहे, बट उसके बाद आई थिंक गोल्ड में हम फिर से एक बार अप मूव देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डिप्स में बाई कीजिए, आइदर डिप्स में या फिर ब्रेकआउट पे जो मैंने लेवल बताया, बट थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ट्रिपल टॉप है अराउंड 50,900 के आसपास। इंट्राडे में मैं 50,400 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वहां से फिर से बाइंग आ सकती है। ओके, इंट्राडे के लिए शॉर्ट है, लेकिन आपको नीचे लेवल पे फिर से बाइंग आ सकती है, ऐसा रविंद्र जी का मानना है। चांदी को लेकर बिटवन आपका व्यू क्या है? आधे % से ज़्यादा यहाँ पर गिरावट दिख रही है MCX पर, क्या करना चाहिए चांदी में आज? अगर ट्रेड करना है तो ट्रेड पर्सपेक्टिव से, लेकिन व्यू अभी रेंज बाउंड ही है मार्केट। और फेड का जो पॉलिसी मीटिंग है वो शायद 75 बेसिस पॉइंट हाइक हो, या उससे थोड़ा बढ़ने के लिए चांसेस ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो बाइडेन का स्टेटमेंट आया था कि जो डेटा था 9.1 का जो इन्फ्लेशन था, इट वाज मोस्टली आउटडेटेड उन्होंने बताया। तो दैट प्रॉब्ली समहाउ इज शोइंग लाइक कि फेड में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हाइक यहाँ से कम होने का चांसेस है। तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट में डिस्काउंटिंग है कि थोड़ा सा जो एग्रेसिव हाइक वाला स्टैंड है वो कम हो सकता है। तो नीचे लेवल पे प्रोफेबली मेरे हिसाब से बाइंग कर सकता है 54,400 के आसपास, यहाँ से 300 350 रुपए नीचे अगर आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। लो के नीचे 54,150 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा रिकवरी अराउंड 55,000 या 55,300 तक हम लोग सिल्वर के लिए देख सकते हैं। सेम सिनेरियो विद द गोल्ड, लेकिन मैं आज सिल्वर पे जाना चाहूंगा नीचे लेवल, इसमें ज्यादा मोमेंटम रहता है। ओके, यानी मोमेंटम के साथ जाएंगे। और चांदी लग रहा है यहाँ जो करंट लेवल है उससे 350 रुपए की गिरावट आया, फिर आप यहाँ पर एंट्री करें और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं बिटवन चांदी में इंट्राडे के लिए 54,400 पे खरीदे 55,000 के टारगेट के लिए। अनुज जी, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है चांदी खरीदें आज इंट्राडे के लिए? विश्वमोहन जी, देखिए लास्ट वीक हमने देखा था चांदी ने करीबन 54,151 का लो बनाया था, वहां से रिकवर हुआ है। ECB के भी इंटरेस्ट हमने देखे थे बढ़ते हुए थे, उसके बाद से हमने गोल्ड के अंदर एक शार्प रैली बनते हुए देखी। गोल्ड का प्राइस नीचे 1680 से करीबन बाउंस लेकर ऑलमोस्ट $40 बढ़ चुका है, $1724 के आसपास। तो लोअर लेवल से रिकवरी हुई है, तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए भावों में तेजी देखी जा सकती है। टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में था, जहां से हमने एक शार्प रिकवरी देखी है। मुझे लगता है कि कुछ और दिन टिल फेडरल मीटिंग का जो डेट है वेडनेसडे तक, वहां तक हमें लगता है कि भावों में एक तेजी का ट्रेंड बना रहेगा। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने के बाद हम एक अगेन एक ट्रेंड आते हुए देखेंगे। 0.75 अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो वो मुझे लगता है कि डिस्काउंटेड रहेगा। तो एक बाउंस बैक की जो सिचुएशन है गोल्ड सिल्वर में, वो हमें लगता है कि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मीन्स अगर हम 2 दिन की बात करें तो हमारे यहाँ पे बाय कॉल ही रहेगा। गोल्ड में करीबन 50,500 के आसपास खरीदारी करें, 50,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 50,850 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 1740 1742 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में भी बाय का कॉल रहेगा। सिल्वर में करीबन 54,500 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 54,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 55,500 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 18.80 से लेकर $19 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डॉलर में कहीं ना कहीं हमने वीकनेस 2 दिनों में आती हुई देखी है, जिसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट गोल्ड सिल्वर को आते हुए दिखाई दिया है। इवन बेस मेटल के अंदर हमने रिकवरी देखी है। मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से गोल्ड सिल्वर में बाउंस बैक की स्थिति रहेगी, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी 2 दिन के लिए ली जा सकती है। ओके, चलिए बेस मेटल्स की बात करते हैं। बेस मेटल्स में निचले स्तरों पर हल्की रिकवरी दिख रही है। लेड अब ग्रीन जोन में आ गया है, 176 के ऊपर है। कॉपर भी अब सपाट हो गया है, 632 के आसपास आ गया है। हालांकि जिंक और एल्युमिनियम अभी भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बिटवन, क्या लग रहा है मेटल में आपकी पसंद आज के लिए? मेटल में तो फिलहाल सेम सिनेरियो है, रेंजिंग वाला सिनेरियो है। कॉपर जब तक 641 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड नहीं करता है तब तक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हम लोग नहीं मान सकते। अगर 641 अगर तोड़ता है तब शायद ये 655 65 60 तक जा सकता है। फिलहाल ये अंडरलाइंग जो ट्रेंड है अभी भी थोड़ा सा डाउन साइड नहीं है, तो कॉपर में फिलहाल के लिए स्लाइट एक इंट्राडे सेल पे जाऊंगा, लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं है मेरा स्टैंस में।
तो 634-35 के आसपास जो अपना अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं बेचने के लिए सोचूंगा। 641 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, दैट विल बी माय स्टिक स्टॉप लॉस। और नीचे में 620 या 621 का ही टारगेट रखूंगा, बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं है, तो रेंजिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर वो स्टॉप लॉस हिट करता है तो वहां से मैं मार्केट में रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, थोड़ा अंडर 15-20 पॉइंट्स। यानी ऊपर के लेवल पे यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो 634 के आसपास यहाँ पर आप बेच सकते हैं, बिटकॉइन की राय है। और जो टारगेट दे रहे हैं वो है 625 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाना है 641 का। रविंद्र जी, आपका व्यू क्या है कॉपर पर? आप सहमत है कि बेचना चाहिए ऊपर, या आप नीचे खरीदारी की राय देंगे? जी देखिए, ऊपर में 636 का जो जोन है, आई थिंक दैट हैज बिकम अ स्टिफ रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां से मार्केट काफी 3-4 बार रिवर्स किया हुआ है, तो दैट यस दैट बिकम्स अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। उसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट आई थिंक कैन कम अप टिल 650, 648, 650। सो एक ट्रेड तो ऐसा हो सकता है कि 636 के ब्रेकआउट पे बाई कीजिए। दूसरा ट्रेड ये है कि मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है, क्योंकि हमने कॉपर को काफी नीचे तक जाते हुए देखा है, लेकिन उसके बाद इट इज स्लोली एंड स्टेडीली पिकिंग अप। और फ्राइडे के सेशन में भी हमने एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखा था। तो मेरे हिसाब से 624 का भी एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, तो 628, 629 वुड बी आइडियल बाइंग लेवल मेरे हिसाब से, क्योंकि एनी टाइम ये ब्रेकआउट आ सकता है 636 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि 624 शुड बी द स्टॉप लॉस, क्योंकि उसके नीचे अगर आता तो फिर से इट माइट टारगेट 618, 616। तो आई थिंक फ्रॉम माय साइड द ट्रेड वुड बी 628 के आसपास बाई, 624 का स्टॉप लॉस, और अपसाइड 636 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो एक्सटेंडेड टारगेट वुड बी 644 एंड देन 650। यानी कंफ्यूज नहीं होना है। बिटकॉइन को लग रहा है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल है, वहां पर बेचे, यानी एक रेंज है, उस रेंज में आपको ऊपर की तरफ बेचना है। और रविंद्र जी को लगता है कि नीचे की तरफ आप खरीदे 628 के आसपास। आप क्या सलाह दे रहे हैं अनुज जी बेस मेटल्स में आज? विष्णु जी, हमारी जो सलाह है वो बाई साइड की है, क्योंकि अगर हम लास्ट वीक देखें तो मार्केट एक लोअर लेवल से रिकवर हुआ था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बॉटम आउट सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखती है। टेक्निकल चार्ट पे देखें तो मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में है, जहाँ पर मुझे लगता है कि बाउंस बैक आ सकता है, पर्टिकुलर इन कॉपर एंड एल्युमिनियम, जहाँ पर हमने लास्ट वीक भी एल्युमिनियम में काफ़ी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी। हालांकि अभी जो 5 दिन है ये जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के रहेंगे, जहाँ पर हम काफ़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। बट मुझे लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो हमारी कॉल बाय की रहेगी। पर्टिकुलर कॉपर की अगर बात करें तो करीबन 627 के आसपास खरीदारी करें, 621 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 638 तक हो सकता है। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पर करीबन 210 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 208 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 214 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम मुझे लगता है कि काफ़ी लोअर लेवल पर आ चुके हैं, एक ओवरसोल्ड सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ पर एक बाउंस बैक आ सकता है। 8 से 10 रुपए की तेजी कॉपर में और 3 से 4 रुपए की तेजी एल्युमिनियम में देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। कॉटन को छोड़ सभी काउंटर आज कमजोर दिख रहे हैं, मसालों में जबरदस्त गिरावट है। अनुज जी, क्या लग रहा है, मसालों में ये गिरावट और बढ़ने वाली है यहाँ से, या खरीदें अब गिरावट पर? देखिए, मसालों का ट्रेंड पॉजिटिव था, लास्ट वीक भी हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी थी, हालांकि थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है तो एक डिप का वेट करना चाहिए जहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो अगर पर्टिकुलर जीरे की बात करें तो तकरीबन 23,300 के आसपास के लेवल मिले, करीबन करंट रेट से 200 रुपये की गिरावट अगर मिलती है तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 23,000 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 23,900 तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली कोरिएंडर के अंदर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी करीबन 11,400, 11,500 के आसपास की जा सकती है। तो मसालों में ऐसा कोई मेजर नेगेटिव ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। हाँ, डेफिनेटली ओवरबॉट की वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी और एक्यूमुलेशन लोअर लेवल पर देखने को मिल सकता है, तो मसालों में खरीदारी की सलाह हमें लगता है कि लेनी चाहिए। ग्वार में क्या करें? आज फिर से कमजोर है, ग्वारगम 2%, ग्वारसीड 1%, 3 महीने में करीब करीब 20% दाम सस्ते हो चुके हैं। यहाँ से और गिरावट की उम्मीद करें या बाइंग करें अब? देखिए, ग्वार में हमने देखा है कि जब भी 5,000 के नीचे आता है तो एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलती है, तो ऑलमोस्ट अब 5,000 के आसपास आता हुआ दिखा है ग्वार सीड, और ग्वारगम भी करीबन 9,000 के आसपास से अच्छा बाउंस बैक लेता है। तो ये जो लेवल्स हैं ये बिकवाली के तो नहीं है, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 50 से 100 रुपये अगर गिरते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो 5,000 के आसपास और 9,000 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट टेक्निकल चार्ट पर मौजूद है, जहाँ पर हम ग्वार सीड और ग्वारगम में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारा तो यहाँ पे बाय कॉल रहेगा करीबन 5,050 के आसपास, 4,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5250 तक ग्वार सीड में देखने को मिल सकता है। तो ग्वार कॉम्प्लेक्स हमें लगता है कि लोअर लेवल पे खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। कि चलिए कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन में आज अच्छी तेजी है, 1% के आसपास ऊपर है भाव।
रविंद्र जी, क्या लग रहा है कॉटन में जिस तरह की बुआई के आंकड़े आ रहे हैं और फसलों के खराब के भी काफ़ी सारे आंकड़े आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र, काफ़ी फसलें खराब हुई है, इसका फायदा मिलेगा और यहाँ पर घरेलू बाजार में और तेज होंगे भाव क्या? वेल मेरे हिसाब से विश्वमोहन, कॉटन एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हो सकता है कि इन जो क्रॉप लॉस का जो न्यूज़ है उसकी वजह से थोड़ा बहुत एक पुल बैक आया, लेकिन अभी ऑलरेडी एक पुल बैक आ चुका है। तो मेरे हिसाब से 44-45,000 वुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नेक्स्ट मंथ के लिए। अगर वो निकल जाता है तो फिर से एक बार अपसाइड मोमेंटम इसमें शुरू हो सकता है। अगर वो नहीं निकलता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार ये 40,500 40,600 तक आए, वहां पे इसमें एक बाइंग बन सकती है। तो मेरे हिसाब से एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन रहेगा। तो अगर कोई मेजर ट्रिगर आता है तो इट माइट गिव अ ब्रेकआउट अबव 45,000, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ट्रेड जो है वो अराउंड 43,000 के आसपास शॉर्ट का होगा। 45,000 के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे में 40,600 500 का टारगेट होगा और वहां पे एक बार बाइंग किया जा सकता है, या फिर ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए। 45,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसका थोड़ा सा मोमेंटम चेंज होगा और फिर इट विल टारगेट समवेयर नियर 48,000। तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ साइडवेज टू लोअर बायस, डिप्स में बाई कीजिए। चलिए, यहीं अब मुनाफे की मंडी को यहीं समेटने का वक्त आ गया। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, अनुज आपका और ब्यूटफन आपका। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद